भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बड़े संजीदा हो रखे हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। हालांकि भारत प्रतिक्रिया गजब की दे रहा है, जमीन पर भी और वैश्विक मंचों पर भी। भारत की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले बयान देखे जाएं, दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से देखे जाएं, बड़े खिसियाहट भरे पाकिस्तान के नेताओं के बयान नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे देखने की बात उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं और आलोचना के शिकार हो रहे हैं। खैर, आज बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह जो माहौल है, तनावपूर्ण माहौल ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और सिंदूर पाकिस्तान की आंखों में जो चुभ रहा है, उस चुभन के बीच जो वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, और भारत पाक युद्ध के हालातों के बीच शीत युद्ध से लेकर आज तक की कहानी पे बात करेंगे कि दुनिया के देश इस झगड़े में किसके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। एंकरों की गलाफाड़ प्रतिस्पर्धा से थोड़ा सा अलग ले चलते हैं आपको, मुद्दों पे बात करते हैं, तकनीकी पहलुओं पे बात करते हैं और बात करते हैं कि हकीकत क्या है। क्योंकि खुले तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में दो बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं, 65 और 71। कारगिल हुआ था 99 में, लेकिन वो सीधे तौर पे एक बड़ा युद्ध नहीं माना जाता। तो अब बड़ी चीज ये है कि यह दौर, युद्धों का जो दौर था, वो उस दौर में था जब दुनिया शीत युद्ध के प्रभाव से गुजर रही थी और दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। यानी कि ऐसा कह रहे हैं, दो ध्रुवों में थी। एक ध्रुव अमेरिका का था और एक सोवियत रूस का था। अब हालात ऐसे हैं कि ध्रुव एक ही हैं। उस वक्त दो ध्रुव थे और दोनों ही ध्रुव अपनी अपनी विचारधारा में दुनिया को बांटना चाह रहे थे। और बड़ी चीज ये है कि अब ध्रुव एक हैं, रशिया कमजोर हैं, ध्रुव अमेरिका का ही है। ऐसे में बड़ी बात कहें कि अमेरिका किस ओर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का रणनीतिक साझेदारी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को रणनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। अमेरिका नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार मजबूत हो, जबकि सोवियत संघ अपने यहाँ पे इस्लामी कट्टरपंथियों को सत्ता से बाहर रखना चाहता था। यह हालात 1979 में थे। तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका को लगा कि रशिया यहाँ प्रभावशाली हो जाएगा अगर वो अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बना लेता है। तो ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य मदद देना शुरू किया, आर्थिक मदद देना शुरू किया, और इसी आर्थिक मदद के चलते पाकिस्तान की मांगने की आदत पड़ गई। अभी भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के नेता अब वैश्विक बिरादरी से मांगने लगे हैं, लगभग कटोरा लेके निकल पड़े हैं कि आर्थिक संकट है, युद्ध हुआ तो पैसा चाहिएगा। अब बड़ी चीज ये है कि जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने समर्थन दिया, उस वक्त अफगानिस्तान के वक्त में रसिया के खिलाफ, रशिया के तो टुकड़े हो गए, लेकिन आगे चलकर यही पाकिस्तान अमेरिका के लिए गलफांस बन गया, सबसे बड़ी चुनौती बन गया, जो उन्होंने भुगता ओसामा बिन लादेन के रूप में, जो उन्होंने भुगता 9/11 के रूप में, और आतंकवाद के बीज उसी वक्त बोए गए कि धर्म को किस तरह से इस्तेमाल गलत दिशा में किया जाए। ये बीज यहीं पड़े और आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है, और ये संकट आज भी है। ऐसे में अमेरिका एक सबक की स्थिति में है और फिलहाल वो इस घटनाक्रम पे अफसोस जता रहा है, चिंता जता रहा है, लेकिन उसने विरोध नहीं किया भारत के हमले का। अब आगे का जब वक्त चला, यानी कि 1962 से 65 के दौर की बात करें, जब चीन ने हमला किया था भारत पे, और इसके 3 साल बाद यानी 1965 में पाकिस्तान को लगा कि भारत का मनोबल टूटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की धारणा गलत साबित हुई और 1965 की जंग में उसे करारी हार मिली। उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, लेकिन वो भारत के पक्ष में भी नहीं आया। यानी मनोवैज्ञानिक तौर पे, नैतिक तौर पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही रहा। और 1971 में जब अमेरिका ने सीधे तौर पे पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान के सहयोग के लिए जो 7 फ्लीट हैं, यूएस एंटरप्राइज, वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया था, ताकि सोवियत संघ को यह संदेश दिया जा सके
कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर युद्ध में पाकिस्तान की मदद कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। बड़ी चीज ये है कि भारत के फौजी बड़े मजबूत पड़े। उस वक्त पूर्वी इलाके में लड़ रहे जनरल सगत सिंह, चंदन सिंह राठौड़, जो बाद में एयर वाइस मार्शल बने, और जगजीत सिंह अरोड़ा की जो पूर्वी कमान थी, उसने 7 फ्लीट के पहुंचने से पहले ही नियाजी को सरेंडर करवा दिया और 93,000 फौजियों के हस्ताक्षर करवा लिए। वहां पे सरेंडर करवा दिया, नियाजी के हस्ताक्षर करवा लिए। तो अमेरिका का ये जो कदम था, यह उसके लिए ज्यादा मुफीद नहीं हो पाया। परंतु भारत 1971 में पहले ही इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर कर चुका था, और ऐसे में सोवियत संघ ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन दिया था, जिसमें राजनयिक समर्थन था और सैन्य समर्थन का आश्वासन भी था। 13 दिनों की लड़ाई हुई थी 1971 में, और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। अब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था। पाकिस्तान को इस लड़ाई में न सिर्फ भारत से हार मिली, बल्कि उसे उनके इस्लामी देशों की ओर से दी गई मदद भी नाकाफी साबित हुई। और ये जो आखिरी बड़ा संघर्ष जो मैं बता रहा हूं भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें सेना इन्वॉल्व हुई, उसमें शीत युद्ध जब समाप्त होता है 1990 में, उसके करीब 9 साल बाद पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़ा, लेकिन यहां भी उसे पीछे हटना पड़ा। इन 3 युद्धों ने साफ कर दिया है कि वैश्विक समीकरण है पाकिस्तान के पक्ष में थे, उसके बावजूद भारत उससे आगे रहा। अब क्या होगा, आज के वीडियो में हम बात यही कर रहे हैं कि जब तीनों युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े, 2 बड़े युद्ध, 1 बैटल, और तीनों में भारत भारी पड़ा, जबकि दुनिया की मजबूत धुरियां पाकिस्तान की ओर थी, चाहे वो इस्लामी राष्ट्र रहे हो, चाहे अमेरिका रहा हो। लेकिन अब जो है, इन 3 युद्धों के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। 26 साल का वक्त कारगिल को बीत चुका है और सोवियत संघ अब टूट चुका है। रूस इसका उत्तराधिकारी है। दुनिया अब 2 ध्रुवों में नहीं रही, जैसा मैं पहले कह चुका। दुनिया अब एक ध्रुवीय रही है, और चीन जो है वो दूसरे ध्रुव की मजबूत दावेदारी कर रहा है। तो चीन खटक भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में। और भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा, दुनिया का लगभग सबसे बड़ा बाजार है। इसके विपरीत पाकिस्तान जो है आज भी सऊदी अरब, चीन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, IMF जैसे हैं, उनकी आर्थिक मदद पर निर्भर हैं। हाल ही में पाकिस्तान के नेता का मैं जिक्र कर रहा हूं, ट्वीट सामने आया है कि वो कटोरा लेके निकल पड़े हैं। तो अमेरिका अब अफगानिस्तान में किसकी सरकार है, इससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही। क्योंकि पहले जब रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तब उसने पाकिस्तान की मदद की थी, और जब तालिबान पहले अफगानिस्तान में था तो अमेरिका ने अपनी फौज वहां रखी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद ये फौज हटा ली गई, और अब फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को कि अफगानिस्तान में कौन है, क्या है। दुनिया बदल चुकी है, व्यापारिक समीकरण बदल चुके हैं, और इन बदले हुए व्यापारिक समीकरणों में भारत की प्रासंगिकता बढ़ी है। अब 2 देशों के संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि दोनों एक दूसरे की इकोनॉमी में कितना योगदान देते हैं। भारत जो है उसका अमेरिका और चीन दोनों के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार हैं वो $100 अरब से भी अधिक का है। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से भी $100 अरब से पार हैं, और सऊदी अरब से भी $50 अरब के पार। अब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रशिया का व्यापार भी $65 अरब से पार कर गया है। ये सभी देश जो है वो कभी पाकिस्तान के दोस्त रहे हैं, रशिया के अलावा। जब इन देशों के साथ भारत के गहरे व्यापारिक संबंध बन चुके हैं, तो कोई भी देश पाकिस्तान के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की उपेक्षा नहीं करना चाहता। ऐसे में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद तमाम देशों ने चिंता जताई है, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। अब भारत ने, आप देखिए, सऊदी अरब को लेकर कहा जाता है कि सऊदी अरब भी सुन्नी राष्ट्र हैं, पाकिस्तान से अच्छी बनती है, पाकिस्तान से उनका एक अच्छा सेटअप है। भारत ने 2019 में जब अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया था, तब भी सऊदी अरब में विरोध नहीं किया, और पाकिस्तान के विश्लेषक भी कह रहे थे कि भारत के साथ उसके जो बिजनेस रिलेशंस हैं उसकी वजह से सऊदी अरब अब हाथों से निकल रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े भाई तक कह दिया। अब बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है।
तो बड़ी चीज़ ये है कि हाल ही में जब ये तनाव बढ़ा है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयब अर्दोगान उन्होंने एक्स पे लिखा है कि वे हालात से चिंतित हैं और उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से फ़ोन पे बात की है। और उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम हमले की इंटरनेशनल इंक्वायरी हो और पाकिस्तान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है, पहलगाम को नहीं। भारत में भी मारे गए हैं सिंदूर के बाद लोग पाकिस्तान की ओर से किए हुए हमलों में। लेकिन ऐसा लगता है कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते हाल के वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं, खास करके सैन्य स्तर पे। अब भारत और तुर्की के बीच थोड़ी दूरी बढ़ी है, लेकिन दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के पार है, जो पाकिस्तान के तुर्की से व्यापार से कहीं से ज़्यादा है। पाकिस्तान जो व्यापार कर रहा है तुर्की से, उससे कई गुना अधिक भारत कर रहा है। और सऊदी अरब वाला मैं आपको बता चुका कि सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर जो है वो हाल ही में भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, क्योंकि उस वक्त पीएम मोदी जो है वो बाहर दौरे पे थे और उसी दौरान पहलगाम हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटकों का निधन हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो एस जयशंकर से जो बैठक हुई उसके बाद एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ समझ को सऊदी अरब ने साझा किया है और सऊदी अरब ने 30 अप्रैल को भी एक बयान जारी करके दोनों देशों से शांति की अपील की और विवादों को बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। अब सऊदी अरब जो भी कभी कट्टर समर्थक हुआ करता था पाकिस्तान का, अब उसका रुख जो है वो सेंट्रल है, किसी एक देश के पक्ष में नहीं है। तो बड़ी चीज़ ये है कि 1998 में पाकिस्तान भारत के परमाणु परीक्षणों का जवाब देने की तैयारी कर रहा था, तब सऊदी अरब ने कहा था कि हर दिन 50,000 बैरल तेल आपको फ्री देंगे पाकिस्तान को। लेकिन अब दुनियावी हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान को लेके पश्चिमी देशों का रुख बदल चुका है, जबकि भारत अब पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी है। ऐसे में बड़ी चीज़ है कि संबंधों की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि कौन कितना खरीदता है और कौन कितना बेचता है। सिर्फ रणनीतिक साझेदारी की बातें अब पर्याप्त नहीं रही। पाकिस्तान अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वह न तो खरीदने की स्थिति में है न ही बेचने की। वहीं भारत अपने आर्थिक कद और वैश्विक भूमिका में लगातार मजबूती पा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे में विश्व समुदाय दोनों से शांति की अपील कर रहा है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में अब यह साफ है कि वैश्विक सहानुभूति, समर्थन और रणनीतिक साझेदारी धीरे धीरे भारत की ओर झुक रही है और पाकिस्तान अपने जर्जर होते महल को बचाए रखने में असफल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वॉर होता है, यानी वॉर और तेज होता है? कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, हालात क्या रहेंगे, कमेंट करके बताएं। और हम सैल्यूट करते हैं हमारे जाबाज जो सेना है, भारतीय सेना के तीनों बड़े स्तंभ अर्धसैनिक बलों को, कि वो इस हालात में भारत के तिरंगे को लगातार ऊंचा और प्रभावी तरीके से फहरा रहे हैं। कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।